नमस्ते, वेलकम टू द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल। आज हमारी इंडियन पॉलिटी सीरीज में हम चर्चा करेंगे चैप्टर 66 लोकपाल एंड लोकायुक्तास पर। तो आज का मुद्दा है लोकपाल और लोकायुक्तास। ये नाम अक्सर सुनाई देते हैं ना, खासकर जब भ्रष्टाचार या सरकारी ढिलाई या ये ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स की बात होती है। हाँ बिल्कुल, कभी अखबारों की सुर्खियों में, कभी टीवी डिबेट्स में। सही कहा, या आम लोगों की बातचीत में भी। लेकिन ये सिर्फ बज़वर्ड्स नहीं है, इनके पीछे एक लंबी कहानी है, जरूरत की, कोशिशों की और दुनिया भर के अनुभवों की भी। बिल्कुल, और आज हम इसी कहानी की जड़ों तक जाने की कोशिश करेंगे। ये लोकपाल और लोकायुक्ता का विचार आया कहाँ से, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई, क्या हमारे देश में पहले से कोई सिस्टम नहीं था करप्शन या पब्लिक ग्रीवेंसेस यानी जो आम लोगों की शिकायतें हैं उनसे निपटने के लिए। और दुनिया भर में इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल किया जाता है, ये सब सवाल समझना जरूरी है। समझे बिना हम जो 2013 का लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट है उसकी बारीकियों और उसके महत्व को शायद पूरी तरह अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। एकदम सही पॉइंट है। तो चलिए इसी बुनियाद से शुरू करते हैं। आखिर ऐसी खास संस्थाओं की जरूरत ही क्यों पड़ी, प्रॉब्लम क्या थी जिसे ये सॉल्व करने वाले थे। देखिए, आजादी के बाद भारत ने एक जिसे कहते हैं वेलफेयर स्टेट का रास्ता चुना। हाँ। सरकार का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर देखना या टैक्स कलेक्ट करना नहीं रह गया। सरकार जिम्मेदार हो गई नागरिकों की भलाई के लिए, उनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। बिल्कुल, जैसे स्कूल, अस्पताल, सड़कें, बिजली, पानी। हाँ, राशन डिस्ट्रीब्यूशन, पेंशन स्कीम्स, सब्सिडीज। सोचिए, हजारों चीजें सरकार के दायरे में आ गई। और जब सरकार का रोल इतना एक्सपैंड होता है तो उसे चलाने के लिए एक विशाल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी यानी ब्यूरोक्रेसी खड़ी करनी पड़ती है। हाँ, अफसरशाही, रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, सब कुछ कॉम्प्लेक्स होता जाता है। एक सिंपल से काम के लिए भी कई दफ्तरों के चक्कर, कई परमिशंस लेनी पड़ सकती हैं। इसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं, छोटे क्लर्क से लेकर बड़े सचिव तक, उनके पास काफी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आ जाती है। और साथ ही आता है डिस्क्रेशन यानी विवेक का अधिकार। हाँ, यानी अपने विवेक से, अपनी समझ से फैसला लेने का अधिकार। कहाँ जरूरत है, कहाँ नहीं, किसे बेनिफिट मिलना चाहिए, किसे नहीं, ऐसे कई फैसले उन्हें लेने पड़ते हैं। और यहीं से पोटेंशियल प्रॉब्लम शुरू होती हैं। जहां पावर और डिस्क्रेशन है वहां उसके मिसयूज का, गलत इस्तेमाल का खतरा भी है। बिल्कुल। यहीं से जन्म होता है उन शिकायतों का जिनसे आम आदमी रोज जूझता है। हरासमेंट, बेवजह परेशान करना, आज नहीं कल आना कहना। हाँ, टाल-मटोल। फिर मेल एडमिनिस्ट्रेशन यानी काम ठीक से ना करना। इनएफिशिएंसी, काम में बेहिसाब देरी, क्वालिटी खराब होना। और सबसे बड़ी समस्या करप्शन यानी भ्रष्टाचार। अपने पद का गलत इस्तेमाल करके निजी फायदा उठाना, जिसे हम आम भाषा में रिश्वतखोरी या घूसखोरी कहते हैं। हाँ बिल्कुल। कोई अपना सर्टिफिकेट बनवाने जाए या प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाने या किसी सरकारी योजना का लाभ लेने और अधिकारी कहे कि कुछ खर्चा पानी लगेगा या बिना वजह एप्लीकेशन लटका दे। ये सब ग्रीवेंसेस हैं यानी शिकायतें एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। सही कहा, ऐसी स्थितियां जो अन्यायपूर्ण लगती हैं। हाँ, और किसी भी डेमोक्रेसी की हेल्थ, उसकी क्रेडिबिलिटी और उसके डेवलपमेंट गोल्स का पूरा होना इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि वो अपने नागरिकों की इन शिकायतों का निवारण यानी रिड्रेसल कितनी इफेक्टिवली कर पाती है। बिल्कुल। अगर लोगों का भरोसा ही उठ जाए कि उनकी सुनवाई होगी तो फिर तो पूरा सिस्टम ही चरमरा सकता है। एग्जैक्टली। इसीलिए दुनिया भर में इस चैलेंज से निपटने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स इवॉल्व हुए हैं। मोटे तौर पर 3 मॉडल्स देखे जाते हैं। अच्छा। एक तो है दी ओम्बड्समैन सिस्टम। ये स्कैंडिनेवियन देशों से निकला मॉडल है और भारत का लोकपाल लोकायुक्ता काफी हद तक इसी से प्रेरित है। इस पर हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। दूसरा है दी एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट सिस्टम, जैसे फ्रांस में है, जहां एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के खिलाफ अपील के लिए अलग से अदालतें हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स। ओके। और तीसरा है द प्रोक्यूरेटर सिस्टम। ये पूर्व सोवियत संघ और चीन जैसे देशों में रहा है, जहां एक प्रोक्यूरेटर या अभियोजक जैसा अधिकारी सरकारी कामकाज और कानूनों के पालन पर निगरानी रखता है। तो ये 3 मुख्य मॉडल्स हैं। चलिए फिर ओम्बड्समैन पर आते हैं। ये शब्द सुनने में थोड़ा अलग सा लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट काफी पावरफुल है। जैसा आपने कहा, डोनाल्ड सी रोएट जो इस फील्ड के एक्सपर्ट माने जाते हैं, हाँ, रोवैट, वो कहते हैं कि ये आम नागरिक की अनफेयर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के खिलाफ शिकायतों से निपटने के लिए एक अनोखी और उपयुक्त संस्था है। बिल्कुल सही।
इसकी शुरुआत हुई स्वीडन में 1809 में। 1809 राइट। मतलब काफी पुराना कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, बहुत पुराना। ओम्बुड्समैन एक स्वीडिश शब्द है जिसका मतलब होता है प्रतिनिधि या प्रवक्ता। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी तरफ से बात रखे, आपकी पैरवी करे। अच्छा। तो ओम्बुड्समैन एक तरह से जनता का प्रतिनिधि है जो सरकार के कामकाज पर नजर रखता है। रावत की डेफिनेशन के मुताबिक ओम्बुड्समैन लेजिस्लेचर द्वारा नियुक्त एक अधिकारी होता है। लेजिस्लेचर द्वारा? हाँ, एग्जीक्यूटिव नहीं। हाँ, ये की पॉइंट है। नियुक्ति लेजिस्लेचर करती है, एग्जीक्यूटिव नहीं। ये इसकी इंडिपेंडेंस सुनिश्चित करने के लिए जरूरी माना गया है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल एक्शन के खिलाफ शिकायतों को हैंडल करता है। तो ये स्वीडिश ओम्बुड्समैन क्या-क्या देखता है? मतलब किन चीजों को वो गलत मानता है? सोर्स में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, काफी दिलचस्प हैं। हाँ, बताइए। यानी अधिकारी को जो फैसला लेने की पावर मिली है उसका गलत इस्तेमाल, जैसे किसी को लाइसेंस देने में जानबूझकर देरी करना या अपने किसी जानने वाले को फेवर करना। पक्षपात। हाँ। फिर मैल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इनएफिशिएंसी, काम ढंग से न करना। मान लीजिए सड़क बननी थी 6 महीने में, बन रही है 2 साल से, या बनते ही टूट गई। ये मैल एडमिनिस्ट्रेशन है। बिल्कुल। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन, सीधा रिश्वतखोरी। हाँ। नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, नौकरियों या कॉन्ट्रैक्ट्स में अपने रिश्तेदारों या दोस्तों को फायदा पहुंचाना। ये भी आम समस्या है। और आखिरी है डिस्कर्टेसी, बदतमीजी, अभद्र व्यवहार। मतलब सरकारी दफ्तर में आम नागरिक से ठीक से बात न करना भी शिकायत का आधार बन सकता है स्वीडन में। हाँ, ये दिखाता है कि वो सिटीजन एक्सपीरियंस को कितना महत्व देते हैं। और स्वीडन में ये कोई साधारण विभाग नहीं, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। संविधान में इसका स्थान है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। हाँ, इसका काम है ये देखना कि पब्लिक ऑफिशियल्स, सिविल, जुडिशियल, मिलिट्री, सब कानून के दायरे में काम करें, निष्पक्ष रहें, ऑब्जेक्टिव रहें, बिना बायस के, और लीगली काम करें। एसेंशली ये रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने में मदद करता है। लेकिन यहाँ एक पेच है, जैसा सोर्स में बताया गया है। इसकी पावर्स की एक सीमा है जो समझना जरूरी है। ओम्बुड्समैन कोई जज या सुपरबॉस नहीं है। सही कहा। उसके पास किसी एडमिनिस्ट्रेटिव या जुडिशियल फैसले को पलटने या रद्द करने की शक्ति नहीं होती। न ही वो सीधे तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन या कोर्ट्स को कंट्रोल करता है। ये सुपरमैन नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसकी ताकत अलग तरह की है। वो या तो नागरिक की शिकायत पर जांच शुरू कर सकता है, या फिर सुओ मोटो यानी खुद से भी पहल कर सकता है अगर उसे लगे कि कहीं कुछ गड़बड़ है। अच्छा, सुओ मोटो भी? हाँ, जांच के बाद अगर वो किसी अधिकारी को दोषी पाता है, चाहे वो सिविल सर्वेंट हो या जज हो, तो वो उसके खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश कर सकता है, या कुछ देशों में खुद इनिशिएट भी कर सकता है। पर सजा नहीं दे सकता। नहीं, वो खुद सजा नहीं देता। वो अपनी फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशंस के साथ मामला कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को भेजता है, ताकि वो करेक्टिव एक्शन ले सकें, जैसे डिसिप्लिनरी एक्शन, पॉलिसी चेंज, या विक्टिम को कॉम्पेंसेशन। तो ये मूलतः एक इन्वेस्टिगेटिव, रिकमेंडेटरी और आप कह सकते हैं प्रेशर एक्सर्टिंग बॉडी है। इसकी असली ताकत इसकी इंडिपेंडेंस, इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी और पब्लिक रिपोर्टिंग में है। जब रिपोर्ट पब्लिक होती है तो सरकार पर दबाव बनता है। समझ गया। तो स्वीडन से ही आइडिया फैला। पहले स्कैंडिनेविया में ही, फिनलैंड 1919, डेनमार्क 1955, नॉर्वे 1962। हाँ। और फिर 1962 में न्यूजीलैंड पहला कॉमनवेल्थ देश बना जिसने इसे अपनाया। वहां इसे पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर इन्वेस्टिगेशन कहा गया, और यूके ने 1967 में अपनाया पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल। और उसके बाद तो दुनिया के कई देशों ने ओम्बुड्समैन जैसे इंस्टीट्यूशंस बनाए, अलग अलग नामों और थोड़े बहुत मॉडिफाइड फंक्शंस के साथ। भारत में लोकपाल और लोकायुक्ता इसी ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा है। ये दिखाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी और सिटीजन ग्रीवेंस रिड्रेसल एक यूनिवर्सल कंसर्न है। हाँ, और एक्सपर्ट्स ने इसकी अहमियत को बड़े अच्छे शब्दों में बयान किया है। डोनाल्ड सी रॉबर्ट ने इसे टायरनी ऑफ ऑफिशियलडम, यानी अफसरशाही की मनमानी के खिलाफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का बुलवर्क, एक सुरक्षा कवच कहा। बिल्कुल। और जेरल्ड ई केडन ने इसे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पब्लिक कॉन्शियंस, यानी संस्थागत लोक चेतना, समाज की अंतरात्मा की आवाज कहा। यह दिखाता है कि इसे सिर्फ एक कंप्लेंट बॉक्स नहीं, बल्कि डेमोक्रेसी का एक जरूरी हिस्सा माना गया है। सही बात है।
तो ये था ग्लोबल पिक्चर और ओम्बुड्समैन का कॉन्सेप्ट, फ्रांस का एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट सिस्टम और समाजवादी देशों का प्रोक्यूरेटर सिस्टम भी इसी उद्देश्य के लिए अलग मॉडल्स हैं, जैसा हमने पहले जिक्र किया। ठीक है, तो ग्लोबल सीन समझ आ गया। अब आते में भारत पर। सवाल उठता है कि भारत में क्या स्थिति थी। लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट तो 2013 में आया, लेकिन क्या उससे पहले हमारे पास करप्शन और पब्लिक ग्रीवेंसेस से निपटने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं था? यही सबसे दिलचस्प सवाल है, और सोर्स में जो लिस्ट दी गई है उससे देखकर तो लगता है कि मैकेनिज्म्स की कमी नहीं थी। हाँ, लिस्ट तो बहुत लंबी है। ऐसा लगता है कागज पर तो पूरा इंतजाम था। हाँ बिल्कुल, एक पूरी फौज खड़ी थी, कानून, एजेंसियां, नियम, कमीशंस। लेकिन यही लिस्ट अपने आप में कहानी कहती है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी और पुरानी है और उससे निपटने के लिए कितने अलग अलग तरीकों से कोशिशें हुई हैं। पर सिर्फ लिस्ट देख लेना काफी नहीं है। हमें ये समझना होगा कि इन मौजूदा व्यवस्थाओं की इफेक्टिवनेस कितनी थी और कहाँ कमियां थीं, जिसने लोकपाल जैसे एक नए शक्तिशाली इंस्टीट्यूशन की मांग को इतना बल दिया। बिल्कुल। तो चलिए इन मौजूदा ढांचों पर एक क्रिटिकल नजर डालते हैं। क्या क्या था इसमें? देखिए, सबसे पहले तो कानून, पब्लिक सर्वेंट्स इंक्वायरीज एक्ट 1850। सोचिए, 1850 का कानून, अंग्रेजों के जमाने का। हाँ। फिर इंडियन पीनल कोड 1860। सबसे रेलेवेंट है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। फिर बनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट, कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 और हालिया विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014। कानूनों की कमी नहीं थी, पर क्या ये काफी थे? यही मसला है। लेकिन असली चुनौती थी इम्प्लीमेंटेशन की। कानूनी प्रक्रियाएं लंबी और जटिल होती हैं, कन्विक्शन रेट्स अक्सर कम रहते हैं और प्रभावशाली लोग अक्सर लूप होल्स का फायदा उठा लेते हैं। कानून होना एक बात है, उसका डर होना या प्रभावी ढंग से लागू होना बिल्कुल दूसरी। सही बात है। फिर एजेंसीज। हाँ, पुलिस जांच एजेंसियां। हमारे पास सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1963, जो स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट 1941 से निकली। राज्यों में एंटी करप्शन ब्यूरोज हैं। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 सीबीआई को कानूनी आधार देता है। पर सीबीआई की इंडिपेंडेंस पर तो हमेशा सवाल उठते रहे। केज्ड पैरट तक कहा गया। बिल्कुल, यही दिक्कत थी। इन एजेंसीज की इंडिपेंडेंस हमेशा सवालों के घेरे में रही है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के आरोप लगते रहे हैं। रिसोर्सेज की कमी, वर्कलोड और राज्यों के साथ जुरिस्डिक्शन के मुद्दे भी इनकी इफेक्टिवनेस को कम करते हैं। और ये ज्यादातर करप्शन होने के बाद इन्वेस्टिगेट करती हैं। प्रिवेंशन पर फोकस कम रहता है। अच्छा, और सरकारी बाबुओं के लिए नियम? हाँ, सरकारी कर्मचारियों के नियम, रूल्स फॉर ऑफिशियल्स, ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1968, AIS डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1969, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964, CCS क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1965, रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1966। ये सब नियम बताते हैं कि अधिकारियों को कैसा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन इनका पालन कितना होता था? पर इन नियमों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई डिपार्टमेंटल होती है, जो अक्सर लंबी खिंचती है और उतनी सख्त नहीं होती जितनी होनी चाहिए। मतलब डर कम था। समझ गया। विजिलेंस का क्या? CVC वगैरह? हाँ, सतर्कता संगठन, विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशंस, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC 1964 में बनी, जो केंद्र सरकार के ऑर्गेनाइजेशंस में विजिलेंस देखती है। राज्यों में भी स्टेट विजिलेंस कमीशंस हैं। हर डिपार्टमेंट में विजिलेंस यूनिट्स होती हैं। डिविजनल विजिलेंस बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑफिसर, पूरा जाल था। फिर भी करप्शन कम क्यों नहीं हुआ? लेकिन CVC की भूमिका मुख्यतः एडवाइजरी, सलाहकारी रही है। वो खुद सजा नहीं दे सकती, सिर्फ सिफारिश कर सकती है। उसका जुरिस्डिक्शन भी सीमित था, खासकर शुरुआती दौर में। और डिपार्टमेंटल विजिलेंस यूनिट्स की इंडिपेंडेंस पर भी सवाल उठते हैं। क्या वो अपने ही वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर पाएंगी? सही बात है। अच्छा, और कोर्ट्स वगैरह? हाँ, न्यायिक, अर्ध न्यायिक निकाय, जुडिशल, क्वाजी जुडिशल बॉडीज। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स तो हैं ही, नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स के रक्षक। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं सर्विस मैटर्स के लिए, कंज्यूमर फोरम्स हैं, नेशनल स्टेट कमीशंस फॉर SCs, STs, BCs, माइनॉरिटीज हैं। पर कोर्ट में तो सालों लग जाते हैं। बिल्कुल, न्यायपालिका पहले से ही ओवरलोडेड है, केसेस सालों चलते हैं।
आम आदमी के लिए कोर्ट जाना महंगा और थकाऊ हो सकता है। ट्रिब्यूनल्स का स्कोप सीमित है। ये बॉडीज जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन या मैल एडमिनिस्ट्रेशन की शिकायतों के लिए उतनी एक्सेसिबल या इफेक्टिव नहीं है जितनी जरूरत थी। और सरकार के अंदर ही कोई मैकेनिज्म। हाँ, प्रशासनिक तंत्र, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस 1988, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन पब्लिक ग्रीवेंसेस, ऑनलाइन पोर्टल सीपी ग्राम्स, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रीड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम 2007, ये सब कोशिशें हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही शिकायतों को सुनने और सुधारने की। सीपी ग्राम्स तो काफी लोग यूज करते हैं शायद। हाँ, सीपी ग्राम्स एक अच्छी पहल है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शिकायतें दर्ज करने और ट्रैक करने की, पर इनकी इफेक्टिवनेस भी लिमिटेड है। क्या ये सचमुच हाई लेवल करप्शन या सिस्टमैटिक मेल एडमिनिस्ट्रेशन को एड्रेस कर सकती हैं? अक्सर ये रूटीन शिकायतों तक सीमित रह जाती हैं। कुछ राज्यों में फाइल टू फील्ड जैसे इनोवेटिव कार्यक्रम भी हुए, जैसे केरल में, जहां अफसर खुद गांव इलाके में जाकर समस्याएं सुनते हैं। बाप रे। तो ये जो लंबी लिस्ट थी कानूनों की, एजेंसीज की, रूल्स की, कमीशंस की, वो असल में एक तरह से अधूरेपन की कहानी भी है ना? बिल्कुल। कानून है पर अमल कमजोर, एजेंसियां हैं पर आजादी पर सवाल, विजिलेंस है पर दांत उतने पैने नहीं, नियम है पर सजा का डर कम, कोर्ट है पर देरी और पहुंच की समस्या, एडमिनिस्ट्रेटिव फिक्सेस हैं पर वो शायद कॉस्मेटिक ही रह जाते हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका मतलब यही निकलता है कि इतने सारे इंतजामात होते हुए भी सिस्टम में कहीं ना कहीं फंडामेंटल गैप्स थे। हाँ, इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये पूरी स्थिति दिखाती है कि भारत में एंटी करप्शन और ग्रीवेंस रिड्रेसल फ्रेमवर्क बहुत फ्रैगमेंटेड था, बिखरा हुआ था। कई सारी बॉडीज थीं, लेकिन उनमें कोऑर्डिनेशन की कमी थी, ज्यूरिसडिक्शन ओवरलैप करते थे। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसी सिंगल इंडिपेंडेंट और पावरफुल बॉडी की कमी थी जो बिना किसी दबाव के हाई लेवल करप्शन सहित सभी तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव मैल प्रैक्टिसेस की जांच कर सके और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कर सके। मौजूदा तंत्र या तो उतने इंडिपेंडेंट नहीं थे, या उनके पास पर्याप्त पावर्स नहीं थी, या उनका दायरा सीमित था, या वो बहुत धीमे थे। और शायद इसी कोलेक्टिव फेलियर, इसी वैक्यूम ने उस जन आंदोलन को जन्म दिया जिसकी हम सब ने झलक देखी और जिसने एक मजबूत लोकपाल की मांग को नेशनल एजेंडा पर ला दिया। लोगों का फ्रस्ट्रेशन इन मौजूदा तंत्रों की नाकामयाबी से ही तो पनपा था। एग्जैक्टली, दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर मौजूदा सिस्टम इतना ही कारगर होता तो शायद लोकपाल जैसे इंस्टीट्यूशन की जरूरत ही महसूस ना होती, या कम से कम इतनी शिद्दत से महसूस ना होती। इन मौजूदा ढांचों की कमियां ही वो जमीन थी जिस पर लोकपाल का विचार खड़ा हुआ। तो ये थी पृष्ठभूमि क्यों जरूरत पड़ी एक इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम की, दुनिया भर में ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट क्या है और वो कैसे काम करता है, और भारत में मौजूदा व्यवस्थाओं में क्या कमियां थीं जिन्होंने लोकपाल की जरूरत को उजागर किया। काफी कुछ साफ हुआ है। हाँ, और इसी समझ के साथ, इसी फाउंडेशन पर हम अगली कड़ी में बात करेंगे कि इन कमियों को दूर करने के लिए लोकपाल एंड लोकायुक्तास एक्ट 2013 क्या प्रावधान लेकर आया, लोकपाल की स्ट्रक्चर क्या है, उसकी पावर्स क्या हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, और उसके सामने चैलेंजेस क्या हैं। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोकपाल पर बात करते हैं। ये शब्द काफी सुना है ना, खासकर पिछले मुझे लगता है 1-1.5 दशक में तो बहुत ज्यादा, लेकिन इसकी जड़ें काफी पुरानी हैं। हाँ, बिल्कुल। लोकपाल का कॉन्सेप्ट जो है वो भारत में गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी, मतलब सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने की जो पूरी बहस है, उसमें एकदम सेंट्रल रहा है। और इसकी कहानी, जैसा हमारे सोर्सेज बताते हैं, वो सीधी सपाट बिल्कुल नहीं है। काफी उतार चढ़ाव, बहुत ड्रामा रहा है इसमें। सही कह रहे हैं। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। इसकी जड़ कहाँ है, ये आइडिया आया कहाँ से? सोर्सेज में जिक्र है 1966-70 के फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन का, ARC जिसे कहते हैं। हाँ, ARC मुरारजी देसाई उसे हेड कर रहे थे शुरू में। तो क्या यहीं से बात निकली थी? एग्जैक्टली। ARC ने 1966 में एक बड़ी महत्वपूर्ण इंटरिम रिपोर्ट दी थी, प्रॉब्लम्स ऑफ रिड्रेसल ऑफ सिटीजन्स ग्रीवेंसेस। अच्छा, मतलब आम नागरिकों की शिकायतों का निपटारा कैसे हो। सोचिए ना, आज भी हम ये सब देखते हैं, किसी सरकारी दफ्तर में काम अटक जाए, कोई अधिकारी ठीक से बात ना करे, या मतलब लगे कि कहीं कोई घपला हो रहा है, फेवरेटिज्म हो रहा है, तो आम आदमी कहाँ जाए? सही बात है,
कहाँ जाए? तो एआरसी ने इसी प्रॉब्लम का एक इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशन सुझाया था। ऑफ कोर्स। दो खास अथॉरिटीज, अच्छा लोकपाल और लोकायुक्त। अच्छा, यानी एक डेडिकेटेड सिस्टम बनाने की बात थी शिकायतों के लिए। पर ये आइडिया क्या पूरी तरह से ओरिजिनल था? मतलब भारत का अपना था या कहीं और से इंस्पिरेशन ली गई थी? जैसे हम लोग नहीं करते कॉलेज में असाइनमेंट बनाते वक्त दोस्तों से पूछते हैं, अरे यार तूने ये वाला पार्ट कैसे किया, थोड़ा आइडिया लेने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ये काफी हद तक इंटरनेशनल मॉडल से इंस्पायर्ड था। खास तौर पे स्कैंडिनेवियन देशों का। जैसे स्वीडन है, हाँ। उनका ओम्बुड्समैन सिस्टम। ओम्बुड्समैन, हाँ सुना है ये टर्म। हाँ, ओम्बुड्समैन का मतलब ही होता है कि ऐसा अधिकारी जो लोगों की शिकायतों पर सरकार के खिलाफ जांच करे। ये वहाँ काफी पुराना और मतलब सक्सेसफुल सिस्टम है। अच्छा। इसके अलावा न्यूजीलैंड का पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर इन्वेस्टिगेशन भी एक मॉडल था। तो इन सब का बेसिक आइडिया एक ही था, सरकार और प्रशासन के खिलाफ आम लोगों की शिकायतों को सुनने और उनकी जांच करने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाना। मतलब पावर को चेक करने का एक मैकेनिज्म, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता ना, जो टीचर्स और स्टाफ पर थोड़ी नजर रखता है, कुछ वैसा ही देश के लेवल पर आप समझ लीजिए। इंटरेस्टिंग। तो एआरसी ने इन दोनों बॉडीज लोकपाल और लोकायुक्त के बीच काम कैसे बांटा था? मतलब किसका जुरिस्डिक्शन क्या होगा, कौन किस तरह की शिकायतें सुनेगा, ये सब सोचा था? हाँ, एआरसी का प्रपोजल काफी क्लियर था इस पर। उन्होंने कहा कि लोकपाल जो है वो हाई लेवल करप्शन या मैल एडमिनिस्ट्रेशन के मामलों को देखेगा, खासकर सेंट्रल और स्टेट लेवल के मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज के खिलाफ शिकायतें। कायुक्त? उनका काम था बाकी के कुछ खास हायर ऑफिशियल्स के खिलाफ शिकायतों की जांच करना। प्लान ये था कि सेंटर में एक लोकपाल होगा और हर स्टेट में अपना अपना एक लोकायुक्त होगा। ओके। तो एक तरह से टॉप ब्रास के लिए लोकपाल और उसके नीचे के जो सीनियर अधिकारी हैं उनके लिए लोकायुक्त। ये डिवीजन तो समझ आता है, लेकिन हमेशा एक बड़ा सवाल उठता है ऐसे इंस्टीट्यूशंस के साथ, किसके गिरेबान तक इनके हाथ पहुंच सकते हैं और किसके नहीं। मतलब इनका दायरा क्या होगा? एआरसी ने इस बारे में क्या सोचा था? क्या किसी को इस दायरे से बाहर रखा गया? हाँ, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, बिल्कुल सही कहा आपने। एआरसी ने एक बड़ा फैसला लिया था, जुडिशरी यानी न्यायपालिका को लोकपाल और लोकायुक्त के दायरे से बाहर रखने का। अच्छा, न्यायपालिका को बाहर क्यों? उनका तर्क शायद ये था कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बनाए रखना जरूरी है और उसके लिए अपने इंटरनल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स होने चाहिए। ये मॉडल न्यूजीलैंड जैसा था। न्यूजीलैंड में भी पार्लियामेंट्री कमिश्नर जुडिशरी को नहीं देखता। हालांकि मजे की बात यह है कि स्वीडन में, जहां से ओम्बुड्समैन का ओरिजिनल आइडिया आया, वहां ओम्बुड्समैन जुडिशरी के खिलाफ भी शिकायतें सुन सकता है। अरे वाह। हाँ, तो एआरसी ने भारत के कॉन्टेक्स्ट में शायद न्यूजीलैंड वाले रास्ते को बेहतर समझा होगा उस वक्त। अब इस पर बहस हो सकती है कि यह सही था या नहीं, क्योंकि जुडिशियल करप्शन भी तो एक मुद्दा रहा है ना। बिल्कुल, ये बहस का मुद्दा तो है ही, हमेशा रहता है। अच्छा, अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, अपॉइंटमेंट। इतनी पावरफुल बॉडी होगी तो उसमें बैठेगा कौन? लोकपाल को अपॉइंट कौन करेगा? क्योंकि अपॉइंटमेंट प्रोसेस ही अक्सर तय कर देती है कि इंस्टीट्यूशन कितनी इंडिपेंडेंट रह पाएगी। हाँ, ये तो है। अगर सरकार ही अपनी मर्जी से अपॉइंट कर दे तो फिर वो सरकार के खिलाफ कैसे जाएगी? मतलब ये तो बहुत ही क्रिटिकल है। एकदम सही पकड़ा। ये अपॉइंटमेंट का प्रोसेस बहुत ही क्रिटिकल है। एआरसी की रिकमेंडेशन थी कि लोकपाल की नियुक्ति प्रेसिडेंट करेंगे। राष्ट्रपति अकेले? नहीं, अकेले नहीं। प्रेसिडेंट को ये अपॉइंटमेंट करने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन से कंसल्ट करना होगा। अच्छा, एक कमेटी जैसा? हाँ, एक तरह से एक सलाह मशवरा पैनल। इसका आइडिया ये था कि नियुक्ति में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम से कम हो। आप देखिए, इसमें जुडिशरी के हेड भी हैं और संसद के दोनों सदनों के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो भी हैं। इससे एक बैलेंस बनाने की कोशिश थी। बिल्कुल, ताकि जो व्यक्ति चुना जाए उसकी इम्पार्शियलिटी और इंटेग्रिटी पर सवाल न उठें। कोशिश यही थी कि लोकपाल की कुर्सी पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठे जो वाकई इंडिपेंडेंट हो और किसी के दबाव में ना आए। ये प्रोसेस तो सुनने में काफी बैलेंस्ड लग रहा है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एआरसी ने सिर्फ अपॉइंटमेंट ही नहीं बल्कि इन इंस्टीट्यूशंस के कैरेक्टर पर, उनके काम करने के तरीके, मतलब उनके डीएनए पर भी काफी डिटेल में बात की थी, जैसा सोर्सेज बताते हैं। हाँ बिल्कुल। सिर्फ ढांचा खड़ा कर देना तो काफी नहीं होता, उसकी वर्किंग स्टाइल, उसकी वैल्यूज क्या होंगी, ये भी बहुत जरूरी है। क्या थी वो मेन फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स जो एआरसी इन संस्थाओं में देखना चाहता था? हाँ, एआरसी ने कुछ बहुत फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स बताए थे जो मतलब आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। सोचिए 1960s में ये बातें सोची गई थी।
पहला और सबसे जरूरी था क्या? इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी, स्वतंत्रता और निष्पक्षता। ये तो सबसे ऊपर था। एआरसी ने कहा कि ये संस्थाएं सिर्फ इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल हो ही नहीं, बल्कि दिखें भी। पब्लिक परसेप्शन इसकी। हाँ, ये जरूरी है कि दिखें भी। बिल्कुल, आम जनता को लगना चाहिए कि हाँ, यहां मेरी बात सुनी जाएगी, बिना किसी डर या फेवरेटिज्म के। जैसे क्रिकेट में अंपायर होता है ना, हाँ हाँ। सब मानते हैं कि वो न्यूट्रल है, तभी खेल पर भरोसा होता है। जरा सा भी शक हो जाए तो पूरा खेल बिगड़ जाता है। सही बात है। और दूसरा? दूसरा, प्राइवेट एंड इनफॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस। एआरसी का मानना था कि इनकी जांच और कार्यवाही थोड़ी प्राइवेट और इनफॉर्मल होनी चाहिए। अच्छा, मतलब कोर्ट जैसा नहीं? हाँ, मतलब कोर्ट जैसा एकदम रिजिड, फॉर्मल और इंटिमिडेटिंग माहौल नहीं। सोचिए, एक आम आदमी जो शायद पहली बार किसी बड़े सरकारी ऑफिस में शिकायत लेकर जा रहा है, वो वैसे ही घबराया होता है। हाँ, होता है। अगर प्रोसेस इनफॉर्मल होगा तो वो अपनी बात ज्यादा खुलकर रख पाएगा, वरना वकीलों और कानूनी दांव-पेच में ही उलझ कर रह जाएगा। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। तीसरा क्या था? तीसरा, नॉन पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट। ये अपॉइंटमेंट वाले पॉइंट से जुड़ा है। एआरसी ने जोर दिया कि जहां तक हो सके अपॉइंटमेंट नॉन पॉलिटिकल हो। मतलब भाई भतीजावाद ना हो। हाँ, नेपोटिज्म या पॉलिटिकल फेवरेटिज्म का डर हमेशा रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार अपनी किसी खास आदमी को बिठा दे जो फिर जरूरत पड़ने पर आंखें मूंद ले। ये इंडिपेंडेंस के लिए बहुत जरूरी था। बिल्कुल। और चौथा, हाई स्टेटस। एआरसी ने कहा कि लोकपाल और लोकायुक्त का स्टेटस देश के हाईएस्ट जुडिशियल फंक्शनरीज जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होना चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है। जब आपका रुतबा ऊंचा होता है तो लोग आपकी बात सुनते हैं, आपको गंभीरता से लेते हैं। आप बड़े से बड़े मंत्री अधिकारी से भी सवाल पूछने में हिचकेंगे नहीं। हाँ। और वो भी आपको हल्के में नहीं लेंगे। अथॉरिटी आती है इससे। समझ गए। पांचवा पॉइंट। पांचवा था स्कोप ऑफ वर्क। इनका काम क्या होगा? एआरसी ने कहा कि ये उन मामलों को देखेंगे जहां डिस्क्रिशनरी पावर्स का मिसयूज हुआ हो। डिस्क्रिशनरी पावर्स? मतलब जहां अधिकारियों को अपने विवेक से फैसला लेने की छूट होती है। अब ये छूट तो जरूरी है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, पर इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। कैसा गलत इस्तेमाल? जैसे इनजस्टिस, अन्याय, करप्शन, भ्रष्टाचार या फेवरेटिज्म, पक्षपात। रोजमर्रा की जिंदगी में सोचिए, कितनी बार सुनते हैं फलाने के रिश्तेदार को ठेका मिल गया। हाँ हाँ, बहुत सुनने को मिलता है। मेरा काम सालों से अटका है क्योंकि मैंने सुविधा शुल्क नहीं दिया। उस इलाके में सिर्फ एक खास समुदाय के लोगों को ही सरकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है। एआरसी चाहता था कि लोकपाल, लोकायुक्त इसी तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव रॉन्ग्स के खिलाफ एक हथियार बने। बिल्कुल। छठा पॉइंट। छठा, नो जुडिशियल इंटरफेरेंस। एआरसी का मानना था कि इनके काम में अदालतों का दखल नहीं होना चाहिए। ये अपने आप में एक कॉम्पिटेंट बॉडी हो। क्यों? वरना हर मामले में कोर्ट कचहरी होने लगेगी तो सालों लग जाएंगे और पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। ऑफ कोर्स जुडिशियल रिव्यू का स्कोप तो रहता है, पर रूटीन इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ओके। सातवां, पावर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। ये बहुत जरूरी है। जांच करनी है तो जानकारी चाहिए। एआरसी ने कहा कि इन्हें इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की मैक्सिमम फ्रीडम और पावर्स मिलनी चाहिए। मतलब कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ, कोई डिपार्टमेंट ये बहाना ना बना सके कि फाइल कॉन्फिडेंशियल है या मिल नहीं रही। अक्सर जांचें इसी चक्कर में लटक जाती हैं, फाइल गायब। हाँ, ये तो बहुत होता है। इन्हें पावर होनी चाहिए कि वो किसी भी डॉक्यूमेंट को तलब कर सकें। सही है। और आखिरी, आठवां पॉइंट। आठवां, नो बेनिफिट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव पोस्ट रिटायरमेंट। ये पॉइंट भी इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए था। एआरसी ने कहा कि लोकपाल या लोकायुक्त को एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट से किसी भी तरह के बेनिफिट या फाइनेंशियल एडवांटेज की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, खासकर रिटायरमेंट के बाद। अच्छा, जैसे? मतलब ऐसा ना हो कि वो कुर्सी पर रहते हुए सरकार को खुश करने की कोशिश करें, इस उम्मीद में कि रिटायरमेंट के बाद कोई गवर्नर का पद या किसी कमीशन की चेयरमैनशिप मिल जाएगी। हाँ, ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। बिल्कुल, ये एक तरह का पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। वाओ, ये सारे पॉइंट सुनकर तो लगता है कि एआरसी वाकई एक बहुत पावरफुल, इंडिपेंडेंट और इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा था। एक रियल वॉचडॉग। जैसे मोहल्ले में कोई दबंग लेकिन ईमानदार अंकल होते हैं ना, जिनसे सब थोड़ा डरते भी हैं और इज्जत भी करते हैं क्योंकि पता है कि वो गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ वैसा ही रोल सोचा गया था शायद। एक आम आदमी के लिए उम्मीद की किरण। बिल्कुल। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज, ये सारे प्रिंसिपल्स मिलकर एक ऐसी व्यवस्था की नींव रखते हैं जो पावर स्ट्रक्चर पर एक रियल चेक लगा सके। ये सिर्फ शिकायतें रजिस्टर करने वाली दुकान नहीं थी, बल्कि इसका मकसद था सिस्टम को अकाउंटेबल बनाना। The core idea was to empower the citizen against maladministration and corruption.
ये दिखाता है कि उस समय भी हमारे पॉलिसी मेकर्स इस प्रॉब्लम को लेकर कितने कॉन्शियस थे। लेकिन हम सब जानते हैं आइडियाज कितने भी अच्छे हों, उन्हें रियलिटी बनाना, खासकर पॉलिटिक्स में, कितना मुश्किल होता है। ये लोकपाल की कहानी तो इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि सरकार ने एआरसी की रिकमेंडेशंस मान तो लीं, पर इसे कानून बनाने में सालों नहीं दशक लग गए। हाँ, Here's where it gets really interesting. ये सफर किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था, है ना? हाँ, ये सफर बहुत ही लंबा और फ्रस्ट्रेटिंग रहा है फ्रैंकली। सोर्सेस के मुताबिक 1968 से लेकर 2011 तक कुल मिलाकर 10 बार लोकपाल बिल को संसद में पेश करने की ऑफिशियल कोशिश हुई। 10 बार! अनबिलीवेबल! मतलब एक ही आइडिया को कानून बनाने के लिए 10 बार अटेम्प्ट करना पड़ा। हाँ, 10 बार। कौन कौन सी सरकारें थीं और कब कब हुई ये कोशिशें? हमारे पास पूरी लिस्ट है सोर्सेस से। हाँ, बताइए। पहला अटेम्प्ट मई 1968, इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार। दूसरा अप्रैल 1971, फिर से इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार। तीसरा जुलाई 1977, मुरारजी देसाई की जनता सरकार। हाँ, आयरनी देखिए, जिनके एआरसी ने रेकमेंड किया था उनकी सरकार में भी पास नहीं हुआ। बिल्कुल। चौथा अटेम्प्ट अगस्त 1985, राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार। भारी बहुमत था उनके पास तब। पांचवा दिसंबर 1989, वीपी सिंह की नेशनल फ्रंट सरकार। ये वो दौर था जब बोफोर्स के बाद करप्शन एक बड़ा नेशनल इशू था। हाँ, उस वक्त माहौल था। छठा सितंबर 1996, एचडी देवगौड़ा की यूनाइटेड फ्रंट सरकार। ये कोलिशन पॉलिटिक्स का दौर शुरू हो गया था। सातवां अगस्त 1998, एबी वाजपेयी की बीजेपी लेड कोलिशन सरकार। आठवां अगस्त 2001, फिर से एबी वाजपेयी की एनडीए सरकार। नौवां अगस्त 2011, मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार। ये अन्ना हजारे मूवमेंट के पीक का टाइम था। हाँ, बिल्कुल। और 10वां, जो आखिरकार सक्सेसफुल हुआ, दिसंबर 2011, फिर से मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार। और जैसा आपने कहा, इनमें से ज्यादातर कोशिशें फेल हो गई। क्यों फेल हुई ये भी इंटरेस्टिंग है। सोर्सेज बताते हैं कि पहले 4 बिल्स जो थे 1968, 1971, 1977 और 1985 वाले, हाँ, वो तो इसलिए लैप्स हो गए क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो गए। मतलब बिल पास होने से पहले ही सरकार गिर गई या कार्यकाल पूरा हो गया। अच्छा। ये इंडियन पॉलिटिक्स की एक रिकरिंग थीम है। जब लोकसभा भंग होती है तो उसमें पेंडिंग पड़े ज्यादातर बिल्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं, लैप्स कर जाते हैं। तो अगली सरकार को फिर से शुरू करना पड़ता है। बिल्कुल। अगली सरकार को फिर नए सिरे से बिल लाना पड़ता। तो सरकार बदली, प्रायोरिटीज बदली और लोकपाल बिल फिर ठंडे बस्ते में। सोची कितनी पार्लियामेंट्री एनर्जी और टाइम वेस्ट हुआ इसमें। बिल्कुल, जैसे कोई स्टूडेंट असाइनमेंट पे काम कर रहा हो और डेडलाइन से पहले ही कंप्यूटर क्रैश हो जाए, सारा काम फिर से। खैर, और बाकी बिल्स का क्या हुआ? पहले 4 तो लोकसभा भंग होने की भीड़ चढ़ गए। हाँ, सोर्सेस के मुताबिक 5वां बिल जो था 1989 वाला, वीपी सिंह सरकार का, वो तो सरकार ने खुद ही विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ कर लिया? क्यों? शायद पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं बन पाया होगा या सरकार की अपनी कुछ मजबूरियां रही होंगी। सोर्स में डिटेल नहीं है। फिर छठा 1996 देवगौड़ा सरकार और 7वां 1998 वाजपेयी सरकार। बिल भी क्रमशः 11th और 12th लोकसभा भंग होने के कारण लैप्स हो गए। वही कहानी फिर से लैप्स। हाँ, 8वां बिल 2001 वाजपेयी सरकार वाला। 2004 में 13th लोकसभा भंग होने पर लैप्स हो गया। और 9वां बिल जो अगस्त 2011 में यूपीए सरकार लाई थी अन्ना मूवमेंट के दबाव में, उसे भी सरकार ने बाद में विड्रॉ कर लिया। अच्छा, वो विड्रॉ हुआ था? हाँ, शायद दिसंबर 2011 में नया रिवाइज्ड बिल लाने के लिए उसे विड्रॉ किया गया। बाप रे, मतलब कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स की कोई कमी नहीं थी। लोकसभा का डिसॉल्व होना, सरकार का खुद विड्रॉ कर लेना। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति इस बिल को पास ही नहीं होने देना चाहती थी। कह सकते हैं। इतने हर्डल्स के बाद आखिर में सक्सेस मिली। तो जो 10वां बिल था दिसंबर 2011 वाला, द लोकपाल एंड लोकायुक्तास बिल 2011, वही आखिरकार कानून बना, द लोकपाल एंड लोकायुक्तास एक्ट 2013। देर आए दिस तय। हाँ, आखिरकार मंजिल मिली। लेकिन ये देर कितनी ज्यादा थी। 1966 में फर्स्ट रिकमेंडेशन आई और कानून बना 2013 में। लगभग 47 साल। 47 साल, आधी सदी लग गई।
हाँ, आधी सदी लग गई एक ऐसे आइडिया को स्टैट्यूटरी बैकिंग देने में जो गुड गवर्नेंस के लिए इतना जरूरी माना जा रहा था। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये दिखाता है कि हमारे सिस्टम में स्ट्रक्चरल चेंज लाना कितना मुश्किल है। हाँ, ये तो है। खासकर ऐसा चेंज जो एस्टैब्लिश्ड पावर स्ट्रक्चर्स को चैलेंज करता हो। लोकपाल का काम ही है पावर में बैठे लोगों को अकाउंटेबल बनाना। जाहिर है पॉलिटिकल क्लास में इसे लेकर रेजिस्टेंस तो होना ही था। सही बात है। जिनके हाथ में कानून बनाने की पावर है, उनमें से कई खुद या उनके साथी इसके दायरे में आ सकते थे। तो हर बार कोई ना कोई पॉलिटिकल या प्रोसीजरल हर्डल खड़ा हो जाता था। इसे पास कराने के लिए वाकई बहुत बड़ा पब्लिक प्रेशर चाहिए था, जैसे 2011 में दिखा। हाँ, जैसे 2011 में अन्ना मूवमेंट के रूप में दिखा और जबरदस्त पॉलिटिकल विल की जरूरत पड़ी, तब जाकर ये फिनिश लाइन क्रॉस कर पाया। ये दिखाता है कि लॉज ऑन पेपर बनाना और उन्हें स्पिरिट में लागू करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? हमारे सोर्सेज की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि गुड इंटेंशंस काफी नहीं होते। एक नेक विचार को कानून बनने के लिए एक लंबी, थका देने वाली और अक्सर फ्रस्ट्रेटिंग पॉलिटिकल जर्नी से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल। इसमें बहुत पेशेंस, परसिस्टेंस और कई बार सिविल सोसाइटी के प्रेशर की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सही। ये लोकपाल की कहानी सिर्फ एक कानून बनने की कहानी नहीं है, ये हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस, हमारी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स की कॉम्प्लेक्सिटीज, चैलेंजेस और कभी-कभी उसकी स्लो स्पीड का भी एक केस स्टडी है। इट हाईलाइट्स द फिक्शन बिटवीन द डिजायर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड द रियलिटीज ऑफ पॉलिटिकल पावर। तो ये थी लोकपाल के बनने की कहानी, काफी उतार चढ़ाव भरी, जैसा कि हमारे सोर्सेज ने परत दर परत खोला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पिछली चर्चा के बाद अब हम लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 पर आते हैं। ये एक ऐसा कानून है जिसके बारे में बातें तो बहुत होती है, बहुत सुना है हमने, खासकर जब करप्शन के खिलाफ लड़ाई की बात आती है। जब ये आया था तो याद होगा काफी एक माहौल बना था, अन्ना हजारे मूवमेंट और वो सब। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक बड़ा मोमेंट था। और ये कानून बेसिकली केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त, इनकी एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है। आइडिया ये था कि भाई पूरे देश में करप्शन और विजिलेंस के लिए एक यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क बन जाए, एक नेशनल स्टैंडर्ड आप कह सकते हैं। हाँ, एक स्टैंडर्डाइजेशन की कोशिश, क्योंकि करप्शन तो हर लेवल पर फैला हुआ है ना, सेंटर से लेके स्टेट्स तक, नीचे तक। एग्जैक्टली, हर जगह। सही बात है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कौन कौन इसके दायरे में आता है, किसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की कोशिश है इस कानून से, इसका जुरिस्डिक्शन कहाँ तक फैला है। देखिए, इसका दायरा तो काफी एम्बिशियस रखा गया था थियोरेटिकली। इसमें प्रधानमंत्री शामिल है। प्रधानमंत्री भी। हाँ, सारे मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपीज, और फिर केंद्र सरकार के ग्रुप ए, बी, सी, डी, सारे ही अधिकारी और कर्मचारी। अरे बाप रे। थियोरेटिकली सब। तो सोचिए, पीएमओ से लेके नीचे क्लर्क तक सब इसके रडार पर आ सकते हैं, ऐसा कहा गया। वाओ, प्रधानमंत्री भी? ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर वीआईपीज तो हर स्क्रूटनी से ऊपर माने जाते हैं हमारे यहाँ। लेकिन क्या ये ब्लैंकेट इंक्लूजन है या इसमें कुछ एक्सेप्शंस, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई वाला मामला है, जैसे कुछ सेंसिटिव मामलों को शायद बाहर रखा गया हो? हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री का इंक्लूजन हेडलाइन तो बना था, जाहिर है, लेकिन प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस भी हैं। कुछ मामलों में छूट है, सब्जेक्ट मैटर एक्सक्लूजन्स हैं और एक स्पेसिफिक प्रोसेस भी है। जैसे अगर मामला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हो, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, पब्लिक ऑर्डर या इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हो, तो वो लोकपाल के दायरे से बाहर रहेगा। अच्छा, ये वैसा ही है जैसे कुछ जगहों पर वीआईपी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के कारण आम नियम लागू नहीं होते। और पीएम के खिलाफ जांच भी काफी सीक्रेसी में होगी जब तक चार्जशीट फाइल न हो जाए, ऐसा प्रावधान है। समझ गया। एक बैलेंस बनाने की कोशिश है कि अकाउंटेबिलिटी भी हो पर नेशनल इंटरेस्ट वाले मुद्दों पर बेवजह असर ना पड़े या कोई पॉलिटिकल मिसयूज ना हो पाए। फेयर इनफ। अच्छा, अब ये इंस्टीट्यूशन बनता कैसे है? कौन लोग होते हैं इस लोकपाल में? कोई कमिटी टाइप है या कोई और स्ट्रक्चर है? लोकपाल में एक चेयरपर्सन होंगे और मैक्सिमम 8 सदस्य हो सकते हैं, मेंबर्स। और इसमें एक खास बात है, 50% सदस्य जुडिशियल मेंबर्स होंगे, यानी या तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व या वर्तमान जज या हाई कोर्ट के पूर्व या वर्तमान चीफ जस्टिस। अच्छा, जुडिशरी का सिग्निफिकेंट रिप्रेजेंटेशन, ये तो इम्पार्शियलिटी और लीगल एक्सपर्टीज के लिए जरूरी लगता है ना? है ना? बिल्कुल। पर आजकल रिप्रेजेंटेशन की बात बहुत होती है। क्या समाज के बाकी वर्गों का भी ध्यान रखा गया है इसमें,
SCs, STs, OBCs, माइनॉरिटीज, विमेन। हाँ, बिल्कुल। कानून ये कहता है कि जो बाकी 50% सदस्य हैं वो SCs, STs, OBCs, अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज और महिलाओं में से होंगे। ये कोशिश है सोशल इंक्लूजन की। कुछ जैसे कॉलेज एडमिशन्स में होता है ना कि अलग अलग बैकग्राउंड से लोगों को मौका मिले ताकि इंस्टीट्यूशन खुद भी डाइवर्स हो। ये इंटरेस्टिंग है, मतलब जो इंस्टीट्यूशन निगरानी कर रहा है वो खुद भी देश की डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करे। लेकिन क्या इससे कभी क्वालिफाइड सदस्य ढूंढने में मुश्किल नहीं आती, खासकर जब जुडिशियल मेंबर्स में से भी इन वर्गों का रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करना हो? वो मेरिट वर्सेस रिप्रेजेंटेशन वाला डिबेट नहीं खड़ा हो सकता? देखिए, ये एक वैलिड कंसर्न है और चैलेंज भी है। फाइंडिंग द राइट बैलेंस इज की। हमेशा इरादा तो यही है कि मेरिट और रिप्रेजेंटेशन साथ साथ चले, क्योंकि करप्शन तो सबको अफेक्ट करता है ना, किसी एक वर्ग को तो नहीं करता। तो जो संस्था इससे लड़ रही है उसमें सबका रिफ्लेक्शन होना चाहिए, थियोरेटिकली। बिल्कुल सही। नाउ द $1 million क्वेश्चन, इनको चुनता कौन है? इतने पावरफुल पद हैं, इनका सिलेक्शन प्रोसेस तो एकदम ट्रांसपेरेंट और इम्पार्शियल होना चाहिए, वरना सेटिंग का डर रहेगा, है ना? इसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी है, काफी हाई प्रोफाइल है। इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर, लोकसभा में विपक्ष के नेता, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, भारत के मुख्य न्यायाधीश CGI या उनके द्वारा नॉमिनेट किए गए कोई सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज, और एक एमिनेंट जूरिस्ट होते हैं। इस जूरिस्ट को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं कमेटी के पहले 4 सदस्यों की सिफारिश पर। ये कमेटी तो काफी हाई पावर्ड लगती है। PM, स्पीकर, LOP, CGI, मतलब सत्ता पक्ष, विपक्ष, न्यायपालिका सब शामिल है। लेकिन क्या इसमें सत्ता पक्ष का पड़ा भारी नहीं रहता? क्योंकि PM और स्पीकर तो यूजुअली रूलिंग पार्टी से होते हैं। LOP और CGI कितना काउंटर बैलेंस कर पाते हैं? ये कॉम्पोजिशन कितना इफेक्टिव है प्रैक्टिस में? देखिए, डिजाइन तो चेक्स एंड बैलेंसेस वाला ही है। लोकसभा विपक्ष की आवाज है, CGI नॉमिनी जुडिशियल इंडिपेंडेंस लाते हैं, एमिनेंट जूरिस्ट एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट पर्सपेक्टिव देते हैं। थियोरेटिकली ये मिक्स डाइवर्स व्यूज इंश्योर करता है। हाँ, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में कितना बैलेंस रहता है ये हमेशा डिबेट का विषय रहा है, वो तो है। लेकिन कागज पर कोशिश यही है कि सिलेक्शन प्रोसेस इंसुलेटेड रहे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से जहां तक हो सके। इस सिलेक्शन कमेटी की मदद के लिए भी कोई सिस्टम है क्या? इतने सारे पोटेंशियल कैंडिडेट्स होंगे, उनको स्क्रीन करना भी तो बड़ा काम है। हाँ, बिल्कुल। सिलेक्शन कमेटी की मदद के लिए एक सर्च कमेटी होती है। ये कमेटी नामों का एक पैनल तैयार करके सिलेक्शन कमेटी को भेजती है, सॉर्ट ऑफ लाइक अ फर्स्ट राउंड ऑफ स्क्रीनिंग कह सकते हैं। और यहाँ भी वही 50% वाला डाइवर्सिटी रूल लागू होता है। सदस्य SCs, STs, OBCs, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में से होंगे, ताकि स्क्रीनिंग लेवल पर ही डाइवर्सिटी का ध्यान रखा जाए। गॉट इट। तो सर्च कमेटी शॉर्टलिस्ट करती है, फिर सिलेक्शन कमेटी फाइनल सिलेक्शन करती है। प्रोसेस तो है। अच्छा, हमने बात की कि ग्रुप A से D तक सब सरकारी कर्मचारी इसके दायरे में हैं। इसमें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC का क्या रोल है? क्योंकि CVC भी तो करप्शन देखता है, कहीं ओवरलैप या कंफ्यूजन तो नहीं होता? हाँ, CVC का रोल है और ये थोड़ा सा लेयर्ड है, समझने वाला पॉइंट है। CVC, जो कि सरकारी कर्मचारियों के करप्शन मामलों की निगरानी के लिए पहले से मौजूद संस्था है, वो लोकपाल के साथ मिलकर काम करती है। जब लोकपाल को कोई शिकायत मिलती है और वो उसे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए CVC को भेजता है, तो 2 बातें होती हैं। अच्छा। ग्रुप A और B अधिकारियों के मामले में CVC अपनी जांच रिपोर्ट वापस लोकपाल को भेजता है, फाइनल डिसीजन लोकपाल लेता है। लेकिन ग्रुप C और D कर्मचारियों के मामले में, जो पब्लिक डीलिंग में ज्यादा होते हैं, शायद CVC अपनी शक्तियों के तहत आगे की कार्रवाई जैसे डिसिप्लिनरी एक्शन वगैरह खुद करता है। अच्छा, C और D में CVC खुद एक्शन लेता है? हाँ, लेकिन उसे लोकपाल को रिपोर्ट करना होता है और लोकपाल उस एक्शन को रिव्यू कर सकता है, तो ओवरसाइट लोकपाल की रहती है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, जैसे एक ही ऑफिस में 2 अलग-अलग डिपार्टमेंट्स एक ही काम को देख रहे हों। क्या इससे प्रोसेस स्लो नहीं होता या रेड टेप बढ़ता है? हु इज द अल्टीमेट बॉस टाइप का कंफ्यूजन? कॉम्प्लेक्सिटी तो है, इसमें कोई शक नहीं। शायद आइडिया ये था कि CVC की एग्जिस्टिंग मशीनरी और एक्सपर्टीज को लेवरेज किया जाए, खासकर लोअर लेवल स्टाफ के लिए जहां वॉल्यूम ज्यादा होता है मामलों का। बट द अल्टीमेट ओवरसाइट लोकपाल के पास है। पर हाँ, कोऑर्डिनेशन इश्यूज या डिलेज का पोटेंशियल तो रहता ही है। द रियल टेस्ट इज वेदर लोकपाल्स ओवरसाइट अवॉइड्स बॉटलनेकिंग, ये देखना होगा। बिल्कुल। अब आते हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर, स्पेशली CBI, जिसे अक्सर केज्ड पैरेट भी कहा गया है। सरकार के दबाव का आरोप लगता रहता है।
लोकपाल का इस पर कितना कंट्रोल है? ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है एनफोर्समेंट के लिए। इनकी पावर दी गई है अच्छा। जो मामले लोकपाल ने उन्हें सौंपे हैं। मतलब लोकपाल रिफर्ड केस में सीबीआई को लोकपाल के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे। एक तरह से लोकपाल का कंट्रोल रहेगा उन केसेस पर। तो क्या ये सीबीआई की ऑटोनॉमी के लिए एक बड़ा बूस्ट है? मतलब अगर लोकपाल ने कोई केस सीबीआई को दिया तो क्या सरकार या कोई मंत्रालय उसमें इंटरफेयर नहीं कर पाएगा? इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल रहेगी, ऐसी उम्मीद है। थियोरेटिकली यस, यही इंटेंशन है। लोकपाल की निगरानी का मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन पर एक इंडिपेंडेंट बॉडी की नजर रहेगी। लोकपाल द्वारा सौंपे गए केस की जांच कर रहे सीबीआई ऑफिसर्स का ट्रांसफर भी लोकपाल के अप्रूवल से ही होगा। अरे वाह। ये उन्हें पॉलिटिकल प्रेशर से इंसुलेट करने की कोशिश है। उन्हें बिना डर के काम करने में मदद मिलनी चाहिए। बल्कि सीबीआई डायरेक्टर के सिलेक्शन प्रोसेस को भी स्ट्रेंथन किया गया है। एक हाई पावर्ड कमेटी जिसमें पीएम, एलओपी और सीजेआई या नॉमिनी होते हैं, वो सीबीआई डायरेक्टर के नाम की सिफारिश करती हैं। ये भी सीबीआई की इंडिपेंडेंस इंश्योर करने की दिशा में एक कदम माना जाता है। अच्छा, मतलब लोकपाल सिर्फ खुद एक बॉडी नहीं है, बल्कि इसने सीबीआई जैसी एग्जिस्टिंग एजेंसीज की फंक्शनिंग पर भी असर डाला है, एटलीस्ट ऑन पेपर। अब मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि किसी ऑफिसर ने करप्शन से बहुत प्रॉपर्टी बना ली है, उसका क्या होगा? ये कानून करप्ट तरीकों से कमाई गई पब्लिक सर्वेंट्स की प्रॉपर्टी को अटैच और कॉन्फिस्केट करने का प्रोविजन देता है, इवन व्हाइल द प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग। अच्छा, मतलब मुकदमा चलते हुए भी? हाँ, मतलब अगर प्राइमा फेसी लगता है कि प्रॉपर्टी गलत तरीके से कमाई है, तो उसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही अटैच किया जा सकता है। ये नहीं कि केस 10 साल चलेगा तब तक वो मजे ले रहा है उस प्रॉपर्टी के। ये एक बड़ा डिटरेंट माना गया। अरे वाह, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग डिटरेंट है। मतलब जैसे ही शक हुआ, अकाउंट्स फ्रीज, प्रॉपर्टी अटैच, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। इससे तो भ्रष्ट अधिकारियों पर रियल प्रेशर बनेगा। बिल्कुल। द आइडिया इज टू हिट वेयर इट हर्ट्स, द इल गॉटन वेल्थ। उन्हें पता होगा कि पकड़े गए तो न सिर्फ जेल होगी बल्कि काले कमाई भी हाथ से जाएगी। सही। और इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के लिए कोई टाइम लिमिट्स भी हैं? क्योंकि इंडिया में तो तारीख पे तारीख कॉमन है, केसेस ड्रैग ऑन फॉर इयर्स एंड इयर्स। हाँ, इस कानून में क्लियर टाइमलाइंस दी गई हैं, जो कि बहुत जरूरी था। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी 3 महीने, इससे 3 महीने और बढ़ाया जा सकता है जरूरत पड़ने पर। इन्वेस्टिगेशन 6 महीने, इसे एक बार में 6 महीने और बढ़ाया जा सकता है। ट्रायल 1 साल, इसे भी 1 साल और बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाने का भी प्रोविजन है। ये टाइमलाइन सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे कॉलेज में असाइनमेंट डेडलाइन होती है। पर क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या हमारा सिस्टम, पुलिस, सीबीआई, कोर्ट्स इतनी तेजी से काम करने के लिए इक्विप्ड है? मैन पावर, रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर सब चाहिए होगा ना? एग्जैक्टली। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। डेडलाइन सेट करना एक बात है, उन्हें मीट करना बिल्कुल दूसरी। इसके लिए सिस्टेमिक रिफॉर्म्स चाहिए। मोर स्टाफ, बेटर ट्रेनिंग, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर्स। स्पेशल कोर्ट्स का आइडिया अच्छा है, बट देयर इफेक्टिव फंक्शनिंग इज क्रूशियल। वरना ये डेडलाइंस भी कागजी शेर बन के रह जाएंगी। सही बात है। सिस्टमिक कैपेसिटी बिल्डिंग इज की। अच्छा, पनिशमेंट का क्या? सजा बढ़ाई गई है क्या करप्शन के लिए? हाँ, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मैक्सिमम सजा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है। कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस जैसे रिश्वत लेने देने वाले के तहत मिनिमम सजा अब 3 साल होगी, और करप्शन के अटेम्प्ट के लिए भी मिनिमम 2 साल की सजा होगी। तो कोशिश है कि सजा ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, डेटरेंट इफेक्ट ज्यादा हो। ओके, स्ट्रिक्टर पनिशमेंट। अब ये बताएं कि कौन-कौन सी इंस्टीट्यूशंस लोकपाल के दायरे में आती हैं? क्या सारे गवर्नमेंट फंडेड बॉडीज? बेसिकली वो इंस्टीट्यूशंस जो पूरी तरह या पार्शली सरकार से फाइनेंस्ड हैं, वो लोकपाल के दायरे में हैं। फाइनेंस्ड। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन सिर्फ सरकार से एडेड हैं, मतलब थोड़ी बहुत मदद मिलती है, वो बाहर हैं। एडेड, इसमें डिफरेंस समझना जरूरी है। फाइनेंस्ड वर्सेस एडेड, मतलब जैसे कोई सरकारी यूनिवर्सिटी या पीएसयू लोकपाल के दायरे में होगी। हाँ। बट मे बी कोई प्राइवेट स्कूल जिसे सरकार से ओकेजनल ग्रांट मिलती है, वो शायद बाहर रहेगा। इज दैट द आइडिया? हाँ, मोटे तौर पे यही डिस्टिंक्शन है। Financed implies significant government funding impacting the institution's existence or functioning, whereas aided could be just some support. ये डिस्टिंक्शन जरूरी है ताकि लोकपाल का फोकस कोर गवर्नमेंट करप्शन पर रहे और उसका दायरा अनमैनेजेबली वाइड ना हो जाए। और ईमानदार अधिकारियों के लिए क्या प्रोटेक्शन है? डर रहता है ना कि कोई पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए झूठी कंप्लेन कर दे, कहीं ऑनेस्ट ऑफिसर्स टारगेट ना हो जाएं। हाँ,
कानून में ऑनेस्ट और अपराइट पब्लिक सर्वेंट्स के लिए सेफगार्ड्स है, प्रावधान रखे गए हैं। प्लस जैसा हम आगे ड्रॉबैक्स में देखेंगे, फ्रिवोलस या फॉल्स कंप्लेंट्स करने वालों के लिए पनिशमेंट का भी प्रोविजन है। सो इट ट्राइज टू बैलेंस अकाउंटेबिलिटी विद प्रोटेक्शन फॉर द ऑनेस्ट। अच्छा, ये भी जरूरी है। सरकार या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती थी। हाँ, ये तो बड़ा मुद्दा था। बिल्कुल, इसमें अक्सर बहुत डिले होता था या परमिशन मिलती ही नहीं थी, स्पेशली इफ द ऑफिसर वाज वेल कनेक्टेड। अब लोकपाल को खुद ये सैंक्शन देने की पावर दी गई है। वाओ, ये तो गेम चेंजर हो सकता है। मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का एक बड़ा लूप होल बंद करने की कोशिश। प्रोसिक्यूशन प्रोसेस स्पीड अप हो सकता है इससे। Precisely. It potentially removes a major hurdle in bringing the corrupt to book. आपने सीबीआई को स्ट्रेंथन करने की बात की थी, क्या कुछ और स्पेसिफिक स्टेप्स भी हैं? हाँ, पूछना था मुझे। हाँ, सेवरल प्रोविजंस हैं जो सीबीआई को बोल्स्टर करने के लिए हैं, स्पेशली फॉर लोकपाल रेफर्ड केसेस। सीबीआई के अंदर एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाया जाएगा अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द सीबीआई डायरेक्टर। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की नियुक्ति सीवीसी की रिकमेंडेशन पर होगी। लोकपाल रिफर्ड केसेस के लिए सीबीआई सरकारी वकीलों के अलावा लोकपाल की सहमति से प्राइवेट लॉयर्स का पैनल भी रख सकती है, शायद एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। अच्छा, जैसा पहले बताया, लोकपाल रिफर्ड केसेस देख रहे सीबीआई ऑफिसर्स का ट्रांसफर लोकपाल के अप्रूवल के बिना नहीं होगा। जॉब सिक्योरिटी सॉर्ट ऑफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, लोकपाल द्वारा भेजे गए मामलों की जांच के लिए सीबीआई को एडिक्वेट फंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे, रिसोर्स क्रंच बहाना नहीं चलेगा। ये सब तो सीबीआई की ऑटोनॉमी और इफेक्टिवनेस बढ़ाने वाले कॉन्क्रीट स्टेप्स लगते हैं। फंडिंग और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये तो मेन इश्यूज थे। गुड। अच्छा, आजकल फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) और फॉरेन डोनेशंस काफी न्यूज में रहते हैं। क्या इसका लोकपाल से कोई कनेक्शन है? हाँ है। एफसीआरए के तहत विदेश से हर साल 10 लाख रुपए से ज्यादा डोनेशन पाने वाली सभी एंटिटीज लोकपाल के दायरे में लाई गई हैं। सभी एंटिटीज मतलब एनजीओज वगैरह? हाँ, इसका मतलब है कि ऐसी एनजीओज या संस्थाएं जिन्हें सिग्निफिकेंट फॉरेन फंडिंग मिलती है, उनके ऑफिस बेयरर्स भी करप्शन के आरोपों के लिए लोकपाल के जुरिस्डिक्शन में आ सकते हैं। बाप रे, मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल से लेकर फॉरेन फंडेड एनजीओज तक दायरा तो काफी वाइड है। अब आते हैं राज्यों पर। सेंटर में लोकपाल तो स्टेट्स में लोकायुक्त। इसके बारे में क्या कहता है कानून? क्या स्टेट्स को भी लोकपाल जैसा ही स्ट्रक्चर बनाना कंपलसरी है? कानून कहता है कि सभी राज्यों को इस एक्ट के लागू होने के 365 दिन के अंदर कानून बनाकर लोकायुक्त इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करनी होगी। ये मैंडेटरी है। हाउएवर, राज्यों को अपने लोकायुक्त मैकेनिज्म की स्पेसिफिक डिटेल्स, स्ट्रक्चर, पावर्स वगैरह तय करने की फ्रीडम दी गई है। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी दी है। हाँ, तो केंद्र ने मैंडेट तो दिया, पर स्टेट्स को फ्लेक्सिबिलिटी भी दी। दिस रिफ्लेक्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री। ओके, समझ गया। सुनने में तो ये सब बहुत पावरफुल लगता है। एक स्ट्रॉन्ग लोकपाल, मैंडेटरी लोकायुक्ताज, सीबीआई पर कंट्रोल, टाइमलाइंस, प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केशन, मतलब काफी कुछ है। लेकिन क्रिटिक्स कुछ ड्रॉबैक्स भी बताते होंगे। व्हाट आर द मेन क्रिटिसिज्म्स और शॉर्टकमिंग्स, कुछ कमियां? हाँ, बिल्कुल, और ये जानना भी बहुत जरूरी है फॉर अ बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव। कमियां हैं और काफी सीरियस भी हैं कुछ। नो सुओ मोटो पावर। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म शायद यही है कि लोकपाल खुद से सुओ मोटो एक्शन नहीं ले सकता, उसे किसी के कंप्लेंट का इंतजार करना होगा। अच्छा, मतलब खुद पहल नहीं कर सकता। नहीं। ड्रॉबैक 1, मतलब अखबार में रोज घोटाले छप रहे हों, विज़ब्लोअर चिल्ला रहा हो, पर जब तक कोई फॉर्मल कंप्लेंट फाइल नहीं होती, लोकपाल कांट इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन। ये इसे रिएक्टिव बनाता है, प्रोएक्टिव नहीं। जैसे पुलिस एफआईआर का इंतजार करती है, वैसा कुछ। अरे, ये तो बड़ा लिमिटेशन है। मतलब सामने आग लगी दिख रही है, पर फायर ब्रिगेड तब आएगी जब कोई फोन करेगा। ये तो एजेंसी की इफेक्टिवनेस कम करता है। एग्जैक्टली। दूसरा क्रिटिसिज्म है फॉर्म ओवर सब्सटेंस। ड्रॉबैक 2, कंप्लेंट के फॉर्मेट पर, उसके प्रारूप पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। अगर किसी आम आदमी ने शिकायत की पर फॉर्म भरने में कोई टेक्निकल मिस्टेक कर दी, तो कंप्लेंट रिजेक्ट हो सकती है, इवन इफ द एलिगेशन इज सीरियस। प्रोसेस इज क्वाइट रिजिड। ओहो, ये तो एक्सेस टू जस्टिस के अगेंस्ट जा सकता है। आम आदमी के लिए मुश्किल हो सकती है फिर तो। और एक और मेजर कंसर्न है हेवी पनिशमेंट फॉर फॉल्स फ्रिवलस कंप्लेंट्स। ड्रॉबैक 3, अगर कोई कंप्लेंट करता है बट फेल्स टू प्रूव इट, तो उस पर ही भारी पेनल्टी लग सकती है। शिकायत करने वाले पर ही? हाँ, इससे जेन्युइन विसल ब्लोअर्स भी डर सकते हैं, स्पेशली अगेंस्ट पावरफुल पीपल। आवाज उठाने से पहले 100 बार सोचेंगे। हाँ, ये डबल एज सोर्ड है।
ऑनेस्ट ऑफिसर को प्रोटेक्ट करना है, पर कंप्लेनेंट को डराना भी नहीं है। जैसे किसी ने हिम्मत करके आवाज उठाई पर एविडेंस जुटाना मुश्किल हुआ तो उल्टा लेने के देने बढ़ सकते हैं। वेरी ट्रिकी बैलेंस। बिल्कुल। चौथा, नो एनोनिमस कंप्लेंट्स, ड्रॉबैक 4। आप गुमनाम शिकायत नहीं कर सकते, आपको अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी होगी। अच्छा, नाम बताना पड़ेगा। हाँ, कई बार लोग स्पेशली अगेंस्ट पावरफुल फिगर्स रेट्रिब्यूशन के डर से अपनी पहचान छुपाना चाहते हैं। एनोनिमिटी कैन बी अ शील्ड फॉर देम। वो अब नहीं है। सही बात है। सजेशन बॉक्स में नाम लिखने को कहा जाए तो कोई क्यों डालेगा? डर तो लगता ही है। और क्या ड्रॉबैक्स हैं? लीगल असिस्टेंस टू अक्यूज्ड पब्लिक सर्वेंट, ड्रॉबैक 5। जिस पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कंप्लेंट है उसे लीगल एड का प्रोविजन है सरकार की तरफ से। अच्छा, आरोपी को? हाँ। Critics argue this gives an unfair advantage to the accused, especially if the complainant is an ordinary citizen with limited resources. मतलब जिसके खिलाफ शिकायत है उसे सरकारी खर्चे पे वकील मिल सकता है डिफेंड करने के लिए। ये तो कंप्लेनेंट के लिए अपहिल बैटल हो गया फिर। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। फिर है लिमिटेशन पीरियड ऑफ 7 years, ड्रॉबैक 6। कंप्लेंट 7 साल के अंदर करनी होगी फ्रॉम द डेट द ऑफेंस वाज एलिजिडली कमिटेड। सिर्फ 7 साल? हाँ, कई कॉम्प्लेक्स स्कैम्स तो सालों बाद सामने आते हैं। दिस लिमिटेशन माइट कीप मेनी ओल्ड मेजर स्कैंडल्स आउट ऑफ लोकपाल्स रीच। 7 साल, ये तो काफी कम लगता है, स्पेशली फॉर व्हाइट कॉलर क्राइम्स जो धीरे धीरे परत दर परत खुलते हैं। और पीएम वाले मामले में ट्रांसपेरेंसी की कमी की बात भी थी शुरू में। हाँ, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन प्रोब अगेंस्ट पीएम, ड्रॉबैक 7। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, पीएम के खिलाफ जांच बहुत सीक्रेटिव रखी जाती है, पूरी तरह से इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होंगी। क्रिटिक्स का कहना है कि इससे अकाउंटेबिलिटी डाइल्यूट होती है, पता ही नहीं चलता कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली हो भी रही है या नहीं, पब्लिक स्क्रूटनी कम हो जाती है। तो ये कुछ सीरियस कंसर्न्स हैं लोकपाल कानून को लेकर। ऑन पेपर स्ट्रांग लगता है, बट दीज लूप होल्स और लिमिटेशंस कुड अफेक्ट इट्स रियल वर्ल्ड इफेक्टिवनेस। अब जरा राज्यों के लोकायुक्त पर आते हैं। क्या वो सब 2013 के कानून के बाद ही बने? आपने कहा था फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी। नहीं, कई राज्यों ने 2013 के कानून से काफी पहले ही लोकायुक्त बना लिए थे। महाराष्ट्र वाज द फर्स्ट इन 1971। एक्चुअली ओडिशा ने एक्ट तो 1970 में ही पास कर दिया था, पर अपॉइंटमेंट बाद में हुई। सो द कॉन्सेप्ट इजंट न्यू, स्टेट्स वर एक्सपेरिमेंटिंग विद इट ऑलरेडी। अच्छा, महाराष्ट्र पायनियर रहा है इस मामले में। तो क्या सभी राज्यों में लोकायुक्त सिस्टम यूनिफॉर्म है, जैसा 2013 एक्ट ने मैंडेट किया था कि बनाना है, या राज्यों ने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का इस्तेमाल करके अलग-अलग मॉडल्स बनाए हैं? नहीं, यूनिफॉर्मिटी तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज द 2013 एक्ट गेव स्टेट्स फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें जमीन आसमान का फर्क है, ह्यूज वेरिएशन अक्रॉस स्टेट्स। स्ट्रक्चर, कहीं लोकायुक्त और उपलोकायुक्त दोनों है, जैसे कर्नाटका, महाराष्ट्र में शायद, कहीं सिर्फ लोकायुक्त, जैसे यूपी, हिमाचल। ओके। अपॉइंटमेंट, गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं, बट द कंसल्टेशन प्रोसेस वेरीज। कहीं सीएम से पूछते हैं, कहीं हाई कोर्ट सीजे से, कहीं लॉप से, कहीं सब से। सबका अपना अपना तरीका है। अच्छा। क्वालिफिकेशंस, कुछ राज्यों में जुडिशियल क्वालिफिकेशन कंपलसरी है लोकायुक्त के लिए, कुछ में नहीं है, कोई भी हो सकता है। टर्म मोस्टली 5 साल या 65 इयर्स एज, जो भी पहले हो, बट कुछ स्टेट्स में 6 या 7 साल का टर्म है या 70 साल तक की एज लिमिट है। अगेन वेरिएशन। ज्यूरिसडिक्शन, दिस इज वेयर द मैक्सिमम वेरिएशन लाइज। इसमें सबसे ज्यादा फर्क है। ज्यूरिसडिक्शन में कैसे? चीफ मिनिस्टर, कुछ राज्यों में सीएम लोकायुक्त के दायरे में है, जैसे हिमाचल, एपी, गुजरात। कई राज्यों में बाहर हैं, जैसे राजस्थान, बिहार, यूपी। ये अक्सर स्टेट पॉलिटिक्स पर डिपेंड करता है। ओह, ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ, मिनिस्टर्स एंड हायर ऑफिशियल्स, ये लगभग सभी राज्यों में इंक्लूडेड है। इसमें कंसिस्टेंसी है। एमएलएज कुछ राज्यों में है, कुछ में नहीं। लोकल बॉडीज, कॉर्पोरेशंस, ये ज्यादातर राज्यों में इंक्लूडेड है। बाप रे, इतनी वैरायटी। मतलब एक राज्य का लोकायुक्त सीएम को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, दूसरे का नहीं कर सकता। एक जगह एमएलए दायरे में, दूसरी जगह नहीं। ये तो नेशनल फ्रेमवर्क वाली बात कहाँ रही फिर? इट्स लाइक डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट स्टेट्स फॉर द सेम प्रॉब्लम। जांच कैसे शुरू होती है राज्यों में? डू दे ऑल्सो नीड अ फॉर्मल कंप्लेंट लाइक लोकपाल? नहीं, ज्यादातर राज्यों में लोकायुक्त, अनलाइक लोकपाल, कैन इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ऑन अ कंप्लेंट और सुओ मोटो ऑन देयर ओन इनिशिएटिव। अच्छा, ये लोकपाल से अलग है। हाँ, ये लोकपाल से एक बड़ा एडवांटेज है उनके पास।
दे कैन बी मोर प्रोएक्टिव इफ दे वांट टू। अगर उन्हें लगता है कि कहीं गड़बड़ है तो वो खुद एक्शन ले सकते हैं। अच्छा, ये तो पॉजिटिव है। मतलब मीडिया रिपोर्ट या कहीं से भनक लगने पर भी एक्शन ले सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज डू दे इन्वेस्टिगेट? जस्ट करप्शन और अदर थिंग्स टू, जैसे काम ना होना, इनएफिशिएंसी? यहाँ भी स्टेट्स में डिफरेंस है। सम लोकायुक्तास इन्वेस्टिगेट बोथ ग्रीवेंसेस, मैल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे इनएफिशिएंसी, डिलेज, हरासमेंट, एंड एलिगेशंस, करप्शन। But in some states, their scope is limited only to allegations, corruption, not grievances, maladministration. मतलब एक स्टेट में अगर पासपोर्ट ऑफिस में काम स्लोली हो रहा है, मैल एडमिनिस्ट्रेशन, तो शायद लोकायुक्त जा सकते हैं। दूसरे स्टेट में शायद तभी जा सकते हैं जब कोई ऑफिसर ब्राइब मांग रहा हो, करप्शन। ये डिस्टिंक्शन भी इंपॉर्टेंट है सिटीजन के लिए जानना। बिल्कुल सही है। Now, after investigation, what do they do? क्या वो कोई रिपोर्ट देते हैं? Yes, they submit an annual performance report to the governor. राज्यपाल को देते हैं। द गवर्नर प्लेसेस दिस रिपोर्ट अलॉन्ग विथ एन एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम, जिसमें सरकार बताती है कि रिकमेंडेशंस पर क्या एक्शन लिया या क्यों नहीं लिया, बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। बट द मिलियन डॉलर क्वेश्चन अगेन, क्या उनकी रिकमेंडेशंस राज्य सरकार पर बाइंडिंग होती हैं? मानना जरूरी है। Generally, no. In most states, the recommendations made by the Lokayukta are only advisory and not binding on the state government. Point 9, Yeah. advisory. हाँ. The government can accept or reject them. They just have to explain why in the legislature. ओहो, तो मतलब सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी फाइनल एक्शन लेना सरकार की मर्जी पर है। Is that why Lokayuktas are often called toothless tigers or just advisory bodies? मतलब सिर्फ सलाह दे सकते हैं, हुक्म नहीं। हाँ, ये लोकायुक्ता इंस्टीट्यूशन की एक मेजर वीकनेस मानी जाती है हिस्टोरिकली। उनकी पावर्स बहुत वेरी करती हैं और बाइंडिंग रिकमेंडेशंस ना होने से उनका इम्पैक्ट डिल्यूट हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए 2013 एक्ट ने स्टेट्स को लोकायुक्त बनाने का मैंडेट दिया, होपिंग फॉर सम यूनिफॉर्मिटी एंड स्ट्रेंथनिंग, लेकिन फिर भी स्टेट्स को सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी दे दी। द टेंशन बिटवीन सेंट्रल मैंडेट एंड स्टेट ऑटोनॉमी इज वेरी विजिबल हियर। समझ गया। तो लोकपाल और लोकायुक्त बोथ आर इंपॉर्टेंट एंटी करप्शन बॉडीज, इसमें कोई शक नहीं, पर दोनों की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं और अपनी वीकनेसेस भी हैं। लोकपाल का जुरिस्डिक्शन वाइड है, पीएम इंक्लूडेड है, सीबीआई पर कंट्रोल है, पर सुओ मोटो पावर नहीं है, और भी लिमिटेशंस हैं। लोकायुक्तास के पास सुओ मोटो पावर हो सकती है, पर राज्यों में बहुत वेरिएशन है और उनकी रिकमेंडेशंस अक्सर बाइंडिंग नहीं होती। बिल्कुल। द 2013 एक्ट एक लैंडमार्क स्टेप था, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बहुत बड़े पब्लिक डिमांड के बाद आया था, बट इसकी अल्टीमेट इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है इम्प्लीमेंटेशन पर। इन इंस्टीट्यूशंस को कितनी इंडिपेंडेंस और रिसोर्सेज मिलते हैं, और क्रूशली इस पर कि पॉलिटिकल विल कितनी है इन्हें बिना डर या पक्षपात के काम करने देने की। इट्स एन ऑनगोइंग स्टोरी, अभी भी इवॉल्व हो रही है। सही कहा, ये कहानी अभी जारी है। ये ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के अध्याय 66 लोकपाल और लोकायुक्त पर हमारी आज की इस गहरी चर्चा में मजा आया होगा और काफी कुछ जानने को मिला होगा। यूपीएससी विषयों पर ऐसी और विस्तृत चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।